अब हम कर रहे हैं अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक करेंगे। ठीक है भाई, केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एटम होता क्या है। ठीक है, एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का। मैटर मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास होता है। ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। ये कुछ ऐसे होता है जैसे दीवार होती है ना। अब दीवार ईंट से ईंट जोड़ के दीवार बनती है। ऐसी एटम से एटम जोड़ के कोई भी चीज बनती है जिसको हम मैटर बोलते हैं, जो भी हमारे आसपास होता है। ठीक है, एटम इज नेचुरली अकरिंग। एटम नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम इंसान बना नहीं सकते एटम को। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे एटम क्या होता है। ये आप सबने सुना होगा, हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? एच होता है। या फिर ऑक्सीजन है, जिसका सिंबल क्या है? ओ होता है ना। कार्बन है, जिसका सिंबल क्या होता है? सी होता है। तो ये सब एटम होते हैं और ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, एटम के साथ साथ कभी कभी हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट और एटम एक ही चीज समझ सकते हो, रिलेटेबल होता है। जैसे ऑक्सीजन को एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीजन को ही एटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट चीज की एटम होता क्या है। ठीक है, तो एटम होता है जो अकेला होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है। तो बहुत सारे तरह के एटम हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये एटम के बारे में इतना कि एटम होता क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम और मॉलिक्यूल कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होता है ये जानते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाएंगे तब वो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, व्हेन टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, इट मेक्स अ मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ जाएंगे तब वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अब जैसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल समझो। मॉलिक्यूल और एटम में सिर्फ यही फर्क है कि एटम अकेला दिख रहा है ना, मॉलिक्यूल अकेला नहीं दिखेगा। जैसे कि वाटर है, वाटर क्या हो गया? H2O हो गया। ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो इसमें देखो, ये अकेला एटम नहीं है, ये दो या दो से ज्यादा एटम के जुड़ने से बन रहे हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है कि एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ जाएंगे तब हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल। ठीक, इसके बाद फर्दर आते हैं। अब जो मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल दो तरह का होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होते हैं। अब मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है कि दो या दो से ज्यादा एटम से तो जुड़ के बनना ही वाला है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट वाले में और कंपाउंड वाले में? तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल जो कि बनता है किससे? टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हमेशा होता है मॉलिक्यूल में। ऑफ सेम काइंड। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे? सेम काइंड के होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे O2। अब भाई O2 भी तो मॉलिक्यूल है, दो एटम जुड़ गए ऑक्सीजन के, लेकिन दोनों एटम एक जैसे जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, H2, Cl2, हाँ, N2, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूल हैं, एक ही तरह के एटम जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? ये भी मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स
इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। डिफरेंट काइंड मतलब अलग अलग तरह के एलिमेंट जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। इट इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के एलिमेंट जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया H2O। अब इसमें क्या ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन ये अलग अलग तरह के एटम से जुड़ के बना है, CO2, NH3 एटसेट्रा। अब देखो ये लेफ्ट वाले ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, राइट वाले भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इनमें फर्क क्या है, लेफ्ट वाले जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है यानी एक जैसे एलिमेंट से बना है, और राइट वाला क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है जो कि अलग अलग एलिमेंट के जुड़ने से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने क्या क्या किया देख लेते हैं। एक तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एटम क्या होता है, सबसे छोटी चीज होती है मैटर की, इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता ऐसा कहते थे, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे। अभी क्या आप इतना ही जान लो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये नेचुरली अकरिंग होता है, नेचर में पहले से प्रेजेंट है, हम नहीं बनाते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ऐसी मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं तब वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्यों जुड़ते हैं ये कहानी बाद में देखेंगे अभी। फिर मॉलिक्यूल फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक जैसे एटम जुड़ते हैं, जैसे O2, H2, Cl2, ठीक है। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वो होता है जिसमें अलग अलग तरह के एटम्स जुड़ते हैं, जैसे कि H2O, CO2 और NH3, ठीक है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, एक एक चीज आएगी एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है भाई, भाई नाम से ही दिख रहा है, एटॉमिक मतलब एटम और मास मतलब मास, यानी कि मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम। जो एटम अभी ऊपर बताया है कि एटम क्या होता है, जो चीज नेचुरली अकरिंग है, तो उसका जब हम वजन करते हैं, मास लेते हैं, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक आएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल। जब हम मॉलिक्यूल का वजन करेंगे तब उसको मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी आसान चीजें काफी है, ठीक। अब देखो एटॉमिक मास हम नापते कैसे हैं? अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, आप जो है उसके पास जाओ, किराने की दुकान पे जाओ, तो आपको किराने की दुकान पे 5 किलो मिलेगा, 10 किलो मिलेगा, 1 किलो मिलेगा, आधा किलो के बाट मिलते हैं ना, वेइंग मशीन। आप यही किराना स्टोर पे ना जाके, ये किराना की स्टोर पे ना जाके आप जाओ ज्वेलरी की शॉप। तो ज्वेलरी की शॉप पे आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे 1 ग्राम मिलेगा, है ना, 10 ग्राम मिलेगा, 2 ग्राम मिलेगा, 0.5 ग्राम मिलेगा, 0.1 ग्राम मिलेगा। उसके पास अगर तराजू होगा, और तराजू नहीं होगा तो वेइंग मशीन होगी, तो उसकी रेंज इतनी होगी। ज्वेलर के पास थोड़ी 10 किलो का तराजू मिलेगा आपके पास, जबकि किराना वाले के पास आपको 10 किलो का तराजू मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसका जैसा यूज है उसके पास वैसी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात ये है कि अब ये 1 किलो होता क्या है, ये बात बताओ भाई। सबको पता है 1 kg, 1 kg, 1 kg होता क्या है एक्चुअल में, आया कहां से है? ऊपर से आसमान से तो गिरा नहीं है ये इंसानों ने ही बनाया है। हमने क्या किया, एक सैंपल पीस लिया एक, और उसको बोल दिया कि भाई आज से इसको 1 किलो बोलेंगे, और रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही कि सैंपल एक एक कुछ एक टुकड़ा है काफी बड़ा, वो एक जगह रखा हुआ है किसी जगह, उसको हमने बोल दिया कि आज से इसको 1 किलो बोलेंगे, तो उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई हम मान लेते हैं 1 किलो है, तो सब उसी को 1 किलो बोलते हैं। तो इंसान ने ही बनाया ना अपने काम के लिए, ठीक है। तो अब जैसे ये 1 किलो बना है ना, अब एटम का वजन होता है बहुत छोटा, इसीलिए एटम को वजन किलो में नहीं कर सकते, ग्राम में नहीं कर सकते। तो एटम का वजन करने के लिए हमने एक ऐसी नई चीज बनाई, ठीक है, नई चीज बनाई जिससे हम एटम का वेट कर सके। क्लियर है? जैसे किलो होता है ना, किलो से हम क्या करते हैं, किलो से भी हम वेट करते हैं सामानों का, लेकिन अब एटम को तो वेट कर नहीं सकते किलो से। इसीलिए हमने एटम का वेट करने के लिए एक यूनिट बनाई जिसको हम बोलते हैं AMU। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हमने एक एटॉमिक मास यूनिट बनाई है। अब ये होती क्या है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब ये हम ही बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो कार्बन होता है ना, कार्बन देखो, कार्बन कई तरह का होता है, उसमें से एक कार्बन होता है C12। कार्बन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक कार्बन होता है C12। तो हमने क्या किया, ये C12 लिया और इसके 12 टुकड़े कर दिए।
जैसे तरबूज को नहीं काट देते, ऐसे इसके 12 टुकड़े कर दो, तो इसका जो एक टुकड़ा बचा उसको मैंने बोला 1 AMU। मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई इसका 12वां टुकड़ा जो है उसको आज से 1 AMU बोलेंगे। तो सारी दुनिया ने बोला ठीक है जी, जो आप कह रहे हो मान लिया। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट किसका, ऑफ एन एटम, ऑफ कौन सा एटम, C12 कार्बन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। हमने बोल दिया कि कार्बन 12 के एटम के 12 हिस्से करे हमने, और उसमें से एक हिस्से को 1 एटॉमिक मास यूनिट आज से बोला जाएगा। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्लियर है क्या होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा। ठीक, अब हमने इसको एक तराजू की तरह बना दिया। तो जो एक तो बनाएंगे नहीं, बहुत सारे बनाएंगे 1 एटॉमिक मास। जैसे 1 किलो का एक ही वेइंग, एक ही बाट थोड़ी होता है, दुनिया भर के होते हैं अलग अलग जगह। तो हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे वेट्स बनाए हैं। ठीक है, और उन वेट की मदद से फिर हमने क्या किया, वेट किया अलग अलग चीजों का। फिर हमने पाया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसका सिंबल H होता है, उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना हुआ, 1U। ठीक है, ऐसे ही जो कार्बन है, कार्बन का सिंबल होता है C, उसका एटॉमिक मास कितना आया, 12U। अब कार्बन का तो आना ही था 12, क्योंकि उसके खुद के 12 हिस्से करें, तो हर हिस्से का, सारे हिस्से जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N, उसका वेट कितना आया, 14U। यानी एक तरफ नाइट्रोजन रखोगे ना तराजू के, और एक तरफ 14 ऐसे U रखोगे, ऐसे कार्बन 12 के जो 12 हिस्से की तरह 14 हिस्से रखोगे, तब वो बराबर आएगा। ठीक है, फिर हमने ऑक्सीजन का वेट किया, ऑक्सीजन का वेट निकला 16U। ठीक है, फिर हमने सोडियम का वेट किया, सोडियम का वेट निकला है 23U। ठीक है, फिर हमने किया मैग्नीशियम का वेट, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, मैग्नीशियम का वेट निकला 24। ठीक है, इसके जो सिंबल होते हैं ना, वो या तो सिंगल लेटर होते हैं, और अगर डबल लेटर होता है तो उसमें पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, ऐसे ही सल्फर, तो सल्फर, ये सारे एटम्स हैं जो सब लिखना है, एटम या एलिमेंट। सल्फर का वेट कितना निकला, 32U। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल होता है यू, इसका सिंबल क्या होता है, यू। ठीक है, और सल्फर हो गया। फिर निकला क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl, Cl का वेट निकला हमारा 35.5U। फिर निकला कैल्शियम, कैल्शियम यानी Ca, कैल्शियम का वेट हमारा निकला 40U। ठीक है, तो ये सारे वेट्स आपको लर्न होने चाहिए, ये कैसे भी करके घोल के पी जाने। ठीक है, तो ये वेट आपको लर्न कर लेना है। ठीक, तो ये तो याद रहेंगे। अब इसके बाद होगा क्या, हमको बोलेगा मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ। भाई एटॉमिक मास तो है ही, हमें याद ही है, एटॉमिक मास तो हमको लर्न कर लेना है ये। ठीक है, इसके बाद आपसे बोलेगा कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए फॉर्मूला देगा, जैसे कि मानो पहला दे दिया CO2, बोलेगा अभी CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो भाई CO2 का मॉलिक्यूलर मास हम क्या करेंगे, हम ऐड कर करके निकाल लेंगे। CO2 में एक बार कार्बन है और 2 बार ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन का वेट कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 और 16। तो इसको ऐड कर लेंगे, 16 दूनी 32 और 44U हो गया। तो हम इंडिविजुअल एटम की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी जैसे हम NH3 का वेट बोलेगा, तो NH3 के लिए क्या करेंगे, एक बार N है और 3 बार H है। तो हमारा N का वेट कितना होता है, नाइट्रोजन है 14 और हाइड्रोजन है 1, तो 1 को 3 बार करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 17U। यानी NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 17U आ गया। तो एटम का मास अगर पता है तो मॉलिक्यूलर का मास हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले से देख के और वैल्यू डाल देनी है। अब H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है, तो हाइड्रोजन हो गया 1 + 1 और ऑक्सीजन हो गया 16, तो ये हो गया 18U। ठीक है, तक हमारा मॉलिक्यूलर मास खत्म हो गया। अब एक टॉपिक आएगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट में 1 मोल का मतलब समझो क्या होता है। 1 मोल, MOLE,
ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा कि एक दर्जन कितना होता है, 12 होता है कि नहीं होता, ठीक है। ऐसी एक मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो एक बात तो ये समझ लो। अब कोई बोलेगा सर यही क्यों होता है 6.022 10 की पावर 23। अरे भाई एक दर्जन 12 क्यों होता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। कहीं ना किसी को शुरुआत करनी पड़ती है, फिक्स करना पड़ता है। इसीलिए जैसे एक दर्जन को 12 लिखा गया है, ऐसे एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। अब लेकिन एक दर्जन का जो ये तो नंबर होता है, नंबर हुआ 12 नंबर, लेकिन क्या इसका वेट होता है? एक दर्जन का वेट नहीं होता। भाई वेट कितना भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, एक दर्जन का मतलब 12 होता है सिर्फ, है ना। लेकिन एक मोल के अंदर एक और खासियत है कि इसका वजन भी होता है, और वजन क्या होता है? मोलर मास। ठीक है। हाँ, वजन क्या होता है? मोलर मास। ठीक। तो ये चीज याद रखनी कि दर्जन में नंबर होता है, सिर्फ वजन नहीं होता, लेकिन जो मोल होता है उसमें नंबर भी होता है और मोलर मास भी होता है। ठीक है। तो मोल क्या होता है ये समझो बात। तो इसमें ये तीनों चीजें बराबर होती हैं आपस में। अब मोलर मास क्या होता है, पहले इस पे आते हैं। भाई मोलर मास कुछ नहीं होता। मोलर मास का मतलब होता है सिर्फ एटॉमिक मास, अभी किया ना ऊपर। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और या फिर मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का मास, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। अगर उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दोगे ना, तो उसको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या? जैसे कि हमने अभी किया H2O। ठीक है। H2O का मोलिकुलर मास कितना था? 18U था ना। तो ये तो हो गया मोलिकुलर मास, इसको क्या बोल देंगे? मोलिकुलर मास बोल देंगे। अब मैं आपसे पूछूं इसका मोलर मास बताओ, तो बस 18U की जगह ग्राम कर दो, ग्राम। तो ये हो गया इसका मोलर मास, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। ऐसे जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक एटॉमिक मास क्या है? 16U। देखो एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा, तो ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है। लेकिन आपसे मैं पूछूं इसका मॉलिक्यूलर मोलर मास बता दो, तो जो 16 ग्राम है ये इसका मोलर मास है, बस। तो मोलर मास और एटॉमिक मास में सिर्फ इतना ही रिलेशन है, यही होता है कि जब ग्राम्स में लिख देते हैं ना इसको यू की जगह, तो वो मोलर मास कहलाता है। ठीक है। तो वापिस आते हैं हमारे मोल कंसेप्ट पे। ठीक। तो मोल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और एक मोल का ही मतलब मोलर मास भी होता है। और अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये मोल कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है। ठीक है। अब इस कंसेप्ट की और डिटेल में जाते हैं इसको समझने। ठीक है। पहले मैं आपको लंबा रास्ता बता रहा हूं, ठीक है, फिर आपको शॉर्टकट वाला रास्ता बताता है। अब देखो, जैसे भाई मैंने लिखा 1 मोल। अब मैं आपसे दर्जन वाले पे आओ, मानो एक दर्जन अगर मैं केले बोलूंगा, बनाना, तो आप 12 बनाना ही दोगे ना। ठीक है। अब मैं आपसे एक दर्जन एप्पल मांगने लगूं, बोलूं एक दर्जन एप्पल दो भाई, तो आप क्या दोगे? 12 एप्पल ही तो दोगे, 12 बनाना थोड़ी दे दोगे। ठीक है। तो याद रखने वाली बात है, इसीलिए मतलब कहने का मतलब यह है कि जो चीज मांगी जाएगी वही चीज मिलेगी। ठीक है। इसीलिए यहां पे क्या होगा, जैसे एक मोल ऑफ, सपोज करो कुछ भी हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम हो गया। भाई मैंने बोला हाइड्रोजन एटम का 1 मोल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम ही होगा ये भी। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। इसका मोलर मास याद होना चाहिए हमें, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है ना। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के भी इक्वल होगा ये। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बनाना। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बनाना। ये एक स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड के लिए हमें बस इसका नाम पता होना चाहिए, ये जो भी एटम है या मॉलिक्यूल है जो कुछ भी है, तो हम इसके नाम से खाली, क्योंकि देखो होगा क्या, ये 1 मोल वैल्यू फिक्स कभी कभी नहीं बदलेगी। ये 6.022 10 की पावर 23 ये भी कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो सिर्फ क्या, ये सिर्फ चेंज होगा हर बार। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आपने क्या चीज मांगी है। आप जो चीज मांगोगे उसी का वेट यहां आ जाएगा, बाकी किसी भी वैल्यू में चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट करते हैं।
अब ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम था। अब ये हाइड्रोजन एटम ना होके मानो ये होता 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखो जब हाइड्रोजन अकेला होता है तो हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर आपने H2 मॉलिक्यूल का 1 मोल बोला है तो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, H2 का वेट क्या हो गया 2, खाली हाइड्रोजन का वेट था 1, H2 का वेट क्या हो जाएगा 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, किसी का भी हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं, जैसे कि मानो H2O की बात आ जाए, 1 मोल ऑफ H2O। अब H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, इसीलिए साथ में मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। ठीक है भाई, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल के। ठीक है, या फिर H2O का वेट कितना होता है 18, 16 इसका और 2 इसका 18, ये अभी ऊपर देखा है ना, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड बनाना आना चाहिए, किसी भी चीज का मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे है। ठीक है, एक बार एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपको एक मेथड सिखा रहा हूं, ये समझने वाला मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड है रटने वाला, वो फॉर्मूले से रट जाओ, रट लो और कर दो। लेकिन ये एक्चुअल में समझने वाला टॉपिक है, तो ये समझ में आ जाए इसलिए मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। आपको जो सा अच्छा लगे उससे करना। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कब, फर्स्ट पार्ट में 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने मोल्स हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स के अंदर कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो, अपने मेथड से जो भी हम मेथड कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है किस एटम या मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हीलियम की। तो आपको जिसकी भी बात कर रहा है उसका एक स्टैंडर्ड बनाना है। तो स्टैंडर्ड के लिए आपको सिर्फ नाम चाहिए होता है। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, He अकेला है इसीलिए क्या है, एटम है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम किसके इक्वल होता है, अभी स्टैंडर्ड में बताया था ना, 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम के इक्वल होगा ये। ठीक है, और साथ में ही ये किसके इक्वल भी होता है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, क्योंकि हीलियम का वेट क्या होता है 4 ग्राम होता है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए नंबर्स। जैसे कैसे याद होंगे, तो जो मैंने ऊपर बताया वो सब तो याद होने ही चाहिए, साथ में जो हम करते जा रहे हैं उनको याद करते जाना। ठीक है, तो हीलियम का 4 ग्राम है, नेक्स्ट बार के लिए याद रखना। अब देखो करना है कि ये स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि हमें किस चीज से क्या निकल, इन तीन में से ना, ये जो तीन चीजें हैं 1 2 3, इन तीनों में से एक बार में कोई दो चीज चाहिए होती है हमें। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, 52 ग्राम, 52 ग्राम मतलब ये, इससे इससे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये, यानी इससे ये निकालना है। समझ रहे हो बात को, तो ये पहचानना है हमको। अभी शुरू शुरू में आपको ये लंबा लगेगा लेकिन ये आसान है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 52 ग्राम में कितने मोल है, यानी वजन ये है और नंबर ऑफ मोल ये, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना। तो हम करते क्या है, उस पूरे स्टैंडर्ड में से हम सिर्फ वही चीज निकालते जो हमारे काम की है। तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे कि भाई 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम जो होता है, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम के अंदर कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। यही है स्टैंडर्ड हमारा। अब इसको क्या करो, जैसे होता है ना 4 के अंदर 1 है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ हीलियम एटम के अंदर कितने मोल होंगे, 1/4। वो 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। ठीक है, और इन्होंने कितना पूछा 52 ग्राम में, तो 52 ग्राम में कितना हो जाएगा, 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। भाई यहाँ भी तो 52 ग्राम को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ये क्या होता है, जैसे 52 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 52, तो ये कैंसिल होगा, तो ये जाएगा 13। तो आंसर आएगा 13 मोल्स ऑफ हीलियम एटम। यानी कि अगर 4 ग्राम में 1 मोल है तो 52 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे, 13 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, जब भी ये 10 की पावर दिख जाए ना, पावर तो समझ लो यहीं आएगा, ये इधर वाला। ठीक है,
यानी अब की बार निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स ही है दोनों में, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, यहाँ लिखा है ना नंबर ऑफ मोल्स निकालो। लेकिन अब की बार नंबर ऑफ मोल्स कहां से निकालना है, इस इतने मोल, इतने नंबर ऑफ एटम से। तो अब की बार हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको सेकंड पार्ट में इससे ये निकालना है, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले स्टैंडर्ड लिख लो। तो अब जो सेकंड पार्ट होगा उसका हम स्टैंडर्ड लिखेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम, इनके अंदर कितने मोल होते हैं भाई, 1 मोल होते हैं, है ना, हमें पता है, स्टैंडर्ड से पता है। तो अब हम निकालेंगे कि एक एटम में कितना होता है, इसको 1 बना लेंगे, फिर जितना चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा ऐसे ही करना होता है। तो 1 हीलियम एटम जो होगा उसके अंदर कितने मोल होंगे, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है। और हमें कितने चाहिए, 12.044, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 12.044 इंटू 10⁻23 इतने हीलियम एटम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको जाएगा 1.6022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मोल, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर बचेगा 2। तो कितने मोल्स बचे, 2 मोल्स, ठीक है। तो 2 मोल के अंदर इतना, इतने हीलियम एटम में 2 मोल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, अभी तक मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। फॉर्मूला यूज करना वाला तो आसान है, रट लोगे, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ अगर ये समझ आ रहा है तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी ये करना है। इसमें अब की बार निकालना है क्या है, कैलकुलेट दी मास। इन चारों ऑप्शंस में हमें क्या निकालना है, मास। तो यानी मास तो रहेगा ही रहेगा चारों में, ठीक है, लेकिन हर बार अलग अलग है। पहले इसमें मोल से मास निकालना है, इसमें भी मोल से मास निकालना है, इसमें नंबर ऑफ एटम से मास निकालना है, और इसमें भी नंबर ऑफ एटम से मास। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस चीज से क्या निकालना है, ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड बना लोगे। अब हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, N2 N N और N2। तो 2 तरह के क्वेश्चन है, एक N वाले और एक N2। तो पहले एक बार N2 कर लेते हैं, फिर N कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, N2 का स्टैंडर्ड बनाता हूँ, ठीक है। तो N2 वाले कौन कौन से हमारे, फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट, तो पहले ये दोनों कर लेंगे एक साथ, ठीक है। तो N2 का स्टैंडर्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है एक का था 14 ग्राम्स, ठीक है। नाइट्रोजन का एक का 14 ग्राम, तो N2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ N2, अब N2 मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए से क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल। भाई एक से ज्यादा एटम हो गया ना, एक से ज्यादा एटम होने से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल के। ये तो नंबर फिक्स ही रहता है भाई, ये यहाँ 1 फिक्स रहता है, यहाँ पे ये नंबर फिक्स रहता है, चेंज तो सिर्फ वेट होता है। अब N2 का वेट कितना है, N का 14 होता है, तो N2 का हो गया 28, तो इसे लिखेंगे 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट में मोल से मास निकालना है, इससे ये निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल से मास निकालना है, फोर्थ पार्ट में ये करना है। तो बस हमें ये पहचानना होता है इसमें किससे क्या निकालना, ठीक है। तो हम एक बार में कोई 2 चीजें यूज करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो भाई हमें मास से, मोल से निकालना है ना, तो हम लिखेंगे कि भाई 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, हमारा जो 1 मोल ऑफ N2 है इसके अंदर कितना वेट होता है, 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल है। यहां से हमें पता है अपने स्टैंडर्ड से, भाई इसके अंदर इतना वेट होता है। तो इन्होंने पूछा हाफ मोल में कितना होगा, 0.5 में। तो 0.5 मोल मतलब यहाँ पे भी 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा 28 इंटू 0.5 इज 0.6, ये 1/2 हो गया, 2 से कैंसिल होगा 14, तो आंसर हो जाएगा 14 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि हाफ मोल में हाफ वेट हो जाएगा, 0.5 मोल ऑफ कौन सा, N2 मॉलिक्यूल के अंदर हमारा 14 ग्राम वेट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला इतना ही, तो स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना वेट होता है, तो इसे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सामने ही लिखा है। इसके अंदर मास पूछा है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इससे मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल नहीं निकालना है। इसमें भी इससे डायरेक्ट मास निकालना है, यहां से यहां आना फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो लिख देंगे हम, इसका तो स्टैंडर्ड ही है सीधा।
तो स्टैंडर्ड लिखो सीधा। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो भाई, फोर्थ पार्ट में लिखेंगे हम, सारा व्यू नहीं आ रहा होगा अभी आपको भाई। 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना वेट है, हमें स्टैंडर्ड से डायरेक्ट पता है कितना वेट है, 28 ग्राम ऑफ N2। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट तो डायरेक्ट ही हो गया, इसमें निकाल सॉल्व ही नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है, तो इसमें तो क्या सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, हमारा सिर्फ स्टैंडर्ड से ही आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हो गया। अब जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसमें नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है, सिंगल एन की, तो इसीलिए इसको दोबारा कर, ठीक है। हम्म, तो अब सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन एन। ठीक है, तो एन के लिए पहले एन का स्टैंडर्ड बनाते हैं भाई। 1 मोल, हाँ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम के। और नाइट्रोजन का वेट कितना है अकेले का, 14, तो यहाँ पे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम हो गया। कुछ नहीं बदलता इसमें, सिर्फ ये वाला वेट बदलता है हर बार। ठीक है, नाम के बताओगे। अब इसने क्या पूछा, 0.5 मोल में कितना मास है। ठीक है, यानी कि मोल से मास पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, है ना। और थर्ड पार्ट में पूछ रहा है 3.011 10⁻23 नंबर ऑफ एटम में कितना मास है, यानी इससे ये पूछ रहा है मास, ये थर्ड पार्ट में। तो स्टैंडर्ड हमें ये समझना होता है बस किससे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं अब इसे सॉल्व। तो अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है कि 0.5 मोल में कितना है, तो पहले स्टैंडर्ड लिखो इन दोनों का। भाई हमको पता है 1 मोल में कितना था, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का वेट कितना है, 14 ग्राम है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। तो 0.5 मोल में कितना होगा, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई हो गया नाइट्रोजन से लेफ्ट में, तो राइट में भी मल्टीप्लाई बाय 0.5 ग्राम। तो पॉइंट 10, 5 से 2, 2 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आंसर बचेगा 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो 1 मोल में इतना है। ऐसे ही थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम में कितना वेट है। तो पहले हम स्टैंडर्ड से लिखते हैं भाई, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम के अंदर कितना वेट होता है, 14 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमारे एक एटम में कितना हो जाएगा, एक एटम में हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। और इन्होंने कितने में पूछा है, 3.011 में। ठीक है, तो हमारा 3.011 इंटू 10⁻23 एटम के अंदर कितना वेट हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10⁻23 से कैंसिल आउट हो गया, 1 से 2 से आंसर आ गया 7 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब वो जो होता है ना 6.022 10⁻23 एटम का हो या मॉलिक्यूल को, यही होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो तीनों केस में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तीनों केस में अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों का स्टैंडर्ड अलग अलग बनेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, किसकी बात कर रहा है, सोडियम की, तो सोडियम का स्टैंडर्ड लिखो भाई। 1 मोल ऑफ सोडियम Na का वेट कितना है, 23 ग्राम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम होता है इसमें। ठीक है, और इसके अंदर पार्टिकल कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। ठीक है, तो ये पूछा 46 ग्राम में कितने एटम है, यानी इससे मास से ये निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो ये मोल को गायब कर देता है बीच से अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे कि भाई 23 ग्राम सोडियम के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 1 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 23। ठीक है, और हमें कितने चाहिए, 46, तो 46 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहां से 46 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो मल्टीप्लाई बाय 46। ठीक है, 23 से कैंसिल होगा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, भाई 23 में इतने तो साइज पता है, डबल में कितने होंगे, इसके डबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं O2 का। तो O2 1 मोल ऑफ O2, ठीक है,
ऑक्सीजन का वेट है 16, तो O2 का हो जाएगा 32। तो ये कितना होता है, 32 ग्राम ऑफ O2 होता है, और इसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 O2 होते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड हुआ। अब हमें कितने में निकालना है, 8 ग्राम में कितने होते हैं, तो 8 इससे ये निकालना है, तो बीच के मोल को गायब कर देते हैं। तो हमें पता है भाई 32 ग्राम ऑफ O2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power 23 होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 to the power 23 डिवाइड बाय 32 हो जाएंगे। और 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो अब इसको, इंटू 10 to the power 23 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से कैंसिल हुआ 4, 2 2 जा 3.011, इसको डिवाइड करेंगे 21.502 इंटू 10 to the power 23 एटम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें 10 की पावर को नहीं छेड़ना, बाकी नंबर्स को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब ऐसी जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में निकला है 0.1 मोल में, यानी कि कार्बन एटम में। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम होता है ना। ठीक है, तो हमें कितने में निकालना है, 0.1 में। तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 1 से, और यहाँ पे भी 6.022 इंटू 10 to the power 23 को मल्टीप्लाई 0.1 से कर दो। तो ये 0.1 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, 6.022 10 to the power 23 इंटू 1/10 हो गया ये। तो ये पावर माइनस हो जाती है, या 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, जब ये ऊपर नीचे डिवाइड होता है ना, तो 10 की पावर क्या होगी, 23 माइनस 1 हो जाएगी। तो 6.022 इंटू 10 to the power 22 एटम्स हो जाएंगे, किसमें, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये तो अभी हमने फर्स्ट मेथड से किया जिसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया एक भी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा विद फॉर्मूला कैसे करना होता है। तो आपको जोन सा मेथड सही लगे उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं विद फॉर्मूला बताऊंगा। विद फॉर्मूला थोड़ा शायद शॉर्टकट में हो जाता है, लेकिन ये है कि दोनों ही ठीक है, जो जिसको समझ आ जाए वैसे कर लेना। ठीक है, तो हम करते हैं भाई फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूले से क्या है, फॉर्मूले हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, और दूसरा है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे किसका क्या मतलब है समझते हैं। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जितने भी मोल्स गिवन है। स्मॉल एम का मतलब होता है गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन होगा ये या निकालना होगा। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास अभी हमने किया ही है, हमें याद होना चाहिए ये। यहाँ पे भी स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल एन का नंबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यही पार्टिकल मतलब एटम या मॉलिक्यूल, जो कुछ भी बोला है। ठीक है, और एन नॉट क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर वही है क्या, 6.022 इंटू 10 to the power 23। पेपर में कई बार आया हुआ आपके क्वेश्चन, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बताओ। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझने वाली कि एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला ये है, अब ये भी नंबर ऑफ मोल्स है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो इस हिसाब से स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एन अपॉन एन, इनको भी इक्वल रख सकते हैं आपस में। ये भाई ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये और ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, देखो एक चीज ये इसी के लिए हर जगह याद रखना। जैसे सपोज करो आपने ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब इन तीन में से कोई दो पता हो और एक ना पता हो। ठीक है, ये तीन वैल्यू है ना, इन तीन में से दो पता हो और एक ना पता हो, तो ही ये फॉर्मूला यूज हो पाता है। ऐसे ये है, इसमें भी तीन में से कोई दो पता होंगी और एक नहीं पता होगी तो आंसर आएगा। और इसमें कितने हैं, चार चीजें हैं, तो चार में से कोई तीन पता होनी चाहिए और एक ना पता हो, तभी ये हमारे काम आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, यानी एन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि स्मॉल एन निकालना है। ठीक है, और 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम क्या है, गिवन मास। हमें कितना हीलियम का मास गिवन है, 52 ग्राम्स। ठीक है, और इसका मोलर मास हम खुद लिखेंगे। मोलर मास हीलियम का कितना होता है,
4 ग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, स्मॉल एन इज स्मॉल एम बाय कैपिटल गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 52 ग्राम बाय 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट में हीलियम एटम, इतने एटम से नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो वही है नंबर ऑफ मोल्स ही, नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल एन। ठीक है, ये क्या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने के दिए गए हैं कैपिटल एन, 12, सॉरी कितने दिए हुए हमें, 12.02044 इंटू 10⁻23। ठीक है, और जो हमारा एन नॉट होता है एवोगैड्रो नंबर, वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला था, स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय एन जीरो। तो स्मॉल एन हो जाए कैपिटल एन क्या है हमारा 12.044 इंटू 10⁻23 गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया टू जा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2। ठीक है, तो कितने मोल्स, इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे 2 मोल्स होंगे इसमें, और इसके अंदर कितने मोल है 13 मोल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हो गया। अब ये वाला करते हैं एग्जाम्पल 3.4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, मास निकालना है, स्मॉल एम मास निकालो, किस में से 0.5 मोल्स में से, यानी नंबर ऑफ मोल दिया है 0.5, किसका N2 गैस का, तो N2 गैस का मोलर मास क्या हो जाएगा, N का होता है 14, तो N2 का हो जाएगा 28 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला है N इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5, मास नहीं गिवन, मोलर मास हमको पता है 28 ग्राम, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28, आंसर आ जाएगा पॉइंट से हट के 10, 5 टू जा 2 से कटेगा 14, मास हो जाएगा 14 ग्राम्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, मास निकालना ही है स्मॉल एम। ठीक है, 0.5 मोल नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है। अब की बार लेकिन एन एटम है, तो एन एटम का मतलब क्या है, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होगा सिर्फ 14 ग्राम होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, स्मॉल एन इज स्मॉल एम बाय कैपिटल एन। नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा गिवन नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय 14, तो ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू एम हो गया, पॉइंट हट के 10, 5 टू जा 10 और 2 से 7, तो स्मॉल एम क्या हो गया 7 ग्राम। तो हमारा मास कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 ग्राम्स। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, निकालना क्या है, मास निकालना। अब एन नॉट हमें पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, मास निकालना है। हाँ, तो अब की बार इसमें क्या करेंगे, इसमें चौथे वाला यूज होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स एम बाय कैपिटल एम, तो यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये तो काम नहीं करेगा। दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय एन जीरो, यहाँ पे एन है एन जीरो, लेकिन ये हमें चाहिए ही नहीं नंबर ऑफ मोल्स, तो तीसरा जो था वो क्या था, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ कैपिटल एम नहीं पता, तो कैपिटल एम तो हम खुद निकाल सकते हैं, किसकी बात करें नाइट्रोजन एटम की, तो नाइट्रोजन एटम का कैपिटल एम क्या होता है मोलर मास, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल एम डिवाइड बाय 14, एम की वैल्यू कैपिटल एम की वैल्यू 14, स्मॉल एम की वैल्यू एम ही रहेगी, कैपिटल एम की जगह 14, एन की वैल्यू हमारी है 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय एन जीरो की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, तो कैंसिल होगा, 2 से हो गया, स्मॉल एम हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 ग्राम्स। ठीक है,
उसके बाद फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, सेम मास निकालना है, स्मॉल एम, कैपिटल एन दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ये। अब एवोगैड्रो नंबर भी हमारे ये होता है, ठीक है। और हमारा जो मोलर मास है वो क्या है, N2 की बात कर रहा है, तो N2 का मोलर मास क्या होता है 14 2 28, ठीक है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर वाले में लगा है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। तो स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बाय एन जीरो। तो स्मॉल एम हमें नहीं पता, कैपिटल एम हमारा 28, ये हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 और एन नॉट एवोगैड्रो नंबर सेम है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो m इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया उधर जाके, तो मास कितना आ गया 28 ग्राम्स, ठीक है। अब ये वाला करते हैं एग्जाम्पल, लास्ट रह गया था ये, ठीक है। इसको भी फॉर्मूले से करके दिखा देते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कैपिटल एन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मास गिवन है 46 ग्राम, ठीक। और कैपिटल एम मोलर मास हमें पता है सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम, खुद से लिख लेंगे तो है। और एन नॉट क्या होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23, ये फिक्स है। हाँ, निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन, तो ये भी फॉर्मूला लगेगा लास्ट वाला, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इज एन बाय एन नॉट। तो स्मॉल एम हमारा हो गया 23, कैपिटल एम हो गया 46, एन नहीं पता, एन नॉट हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, कैंसिल होगा 1/2, यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल होगा, एन आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। दोनों मेथड बता दिया आपको, जो सही लगे उससे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, निकालना तो सब में वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एन क्वेश्चन मार्क है, क्या गिवन है, मास गिवन है 8 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास हमें पता है O2 का, O का 16 होता है तो O2 का हो जाता है 32, डबल हो गया। और एन नोट हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23, वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला डाल दो, क्या फॉर्मूला है हमारा, m बाय कैपिटल M इज n बाय एन नॉट, तो हो गया 8/32 इज इक्वल टू 6.022, नहीं ये तो वैल्यू पता नहीं है ना ऊपर वाली, n तो निकालना है हमें, n डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये 1 कैंसिल होगा 4 से, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4, ठीक है। हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इससे 1.504 इंटू 10⁻23, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह में कुछ गड़बड़ हो जाए तो देख लेना थोड़ी सी, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट और रह गया था, लास्ट है ये, और दिखा देते हैं। 0.1 मोल, 0.1 मोल में क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल ही निकालना है, ठीक है, एन निकालना है। तो कर लेते हैं, स्मॉल एन दिया 0.1, कैपिटल एन हमें निकालना है, ये तो स्मॉल एन जीरो के वैल्यू में फिक्स पता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय एन नॉट, ठीक है। स्मॉल एन हो गया 0.1, कैपिटल एन नहीं पता, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, जहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको छेड़ना नहीं, तो छेड़ा जितनी कोशिश करो, ये 6.022 है ना, इसे जितना कम से कम छेड़ा जाए उतना पंगे लेने हैं इससे, ठीक है। तो ये 10⁻23 डिवाइड बाय 10 है, तो ये 10⁻1 भी लिख सकता है ना इसे, तो 6.022 इंटू 10 क्या हो जाएगा 23 माइनस 1, जब ये डिवाइड होते हैं ना सेम चीज तो पावर माइनस हो जाती है, तो एन की वैल्यू होगी 6.022 इंटू 10⁻22, तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने आ गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करके दिखा दिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर ना हो तो मेरे को उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन अभी आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन और करने हैं, तो ये हमारा एक टॉपिक कवर्ड है। तो ये क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, इन क्वेश्चंस को करने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये भी और सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। बाकी इसके सॉल्यूशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तब तक आप अगर प्रैक्टिस करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर इसके आंसर्स जो है नेक्स्ट वीडियो में डल जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सब क्वेश्चंस करके हालांकि एनएफ हो जाएगा, उसके बाद और बताएंगे क्या करना है।
तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आप ये देख लो और ये सारे क्वेश्चंस सेम इसी मेथड से सॉल्व कर लेना। 2 मेथड सिखाए हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उससे ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है।